हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धर्मंतरा चैनल। दोस्तों, फार्मा सेक्टर में गिरावट क्यों हो रही है? ये देखिए, एक बहुत बड़ा एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो कई लोगों के दिमाग में चल रहा है कि भाई निफ्टी तो ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, निफ्टी आईटी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्यों ऐसा अच्छा नहीं कर रहा है? इनफैक्ट आप देखेंगे जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था जब फार्मा कंपनियों के बाद, उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि फार्मा सेक्टर में काफ़ी गिरावट का दौर चालू है। और ये गिरावट का दौर इस कदर है कि देखिए, कुछ कंपनियों के शेयर जैसे एलेम्बिक फार्मा है या औरोबिंदो फार्मा का देखेंगे आप, वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक लो के पास पहुंच गए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो 200 से 250 कंपनियां लिस्टेड हैं, छोटी बड़ी मिलाकर। और अपने 52 वीक हाई से बहुत सी कंपनियां जो हैं 20-25% गिर चुकी हैं, और अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ से कोई रिकवरी देखी जाए। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भाई, जब इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो इनके शेयरों में गिरावट क्यों आ रही है? निफ्टी के शेयर बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मेटल के शेयरों में भी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी आई, आईटी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फार्मा सेक्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके अवज में इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है, और ये गिरावट कहाँ तक है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के बारे में 2 मिनट के अंदर कुछ जानकारी ले लें। देखिए, ग्लोबल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को बोला जाता है, और दुनिया भर में जो जेनेरिक मेडिसिन है उसका 20% शेयर बाय वॉल्यूम इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां कमांड करती हैं। और 62% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई जो है वो इंडिया से होता है। और अगर आप वॉल्यूम से जाएंगे तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इंडिया की रैंकिंग है, और अगर आप वैल्यू से जाएंगे तो 14वें रैंक पे इंडिया आता है। और 3,000 देखिए कंपनियां हैं इंडिया में फार्मा की, और उन 3,000 कंपनियों की अगर फैक्ट्रियां मिला दें तो करीब 10,500 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। 60,000 जेनेरिक ब्रांड इंडिया बनाती है, और करीब उसमें आप मान के चलिए वो 60,000 जेनेरिक ब्रांड जो हैं वो 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरी को कवर करते हैं। थेरेप्यूटिक कैटेगरी से मतलब कैंसर की मेडिसिन, चाहे आपको ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन हो, डायबिटिक मेडिसिन हो, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। इस प्रकार 60 कैटेगरी से नर्वस सिस्टम के लिए दवाइयाँ आती हैं, हार्ट के लिए आती हैं। तो 60,000 जेनेरिक ब्रांड हैं जो 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरी को कवर करती हैं। और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया कमांड करता है। देखिए, अभी जो इंडिया का टोटल टर्नओवर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, वो करीब 35 बिलियन डॉलर है, और 2024 तक ये 65 बिलियन डॉलर का एक अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और 2030 तक ये जो है 120 बिलियन डॉलर, 10 से 12% का एक ग्रोथ जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एनविसाज किया जा रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट भी देखिए काफ़ी पीएलआई स्कीम लाई है, करीब 22,000 करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का। तो एक्सपोर्ट भी देखिए करीब 18 से 19% के रेट पे ग्रोथ कर रहा है, और करीब 25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। इसमें करीब 18 बिलियन डॉलर जो है जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। देखिए, जेनरिक दवाइयाँ वो होती हैं जब आप कोई, देखिए इंडिया में कोई नए ड्रग की तो डिस्कवरी होती नहीं है। मेनली तो ये ड्रग देखिए अमेरिकन कंपनीज़ या स्विस कंपनीज़ या जर्मन कंपनीज़ ये लोग करती हैं, या जापान में से नई नई दवाइयाँ आती हैं। और वो जब नई दवाइयाँ आती हैं तो उन्हें बड़े महंगे रेटों में बेचा जाता है। और जब उनका पेटेंट जो कि 10 साल का होता है, जब वो ऑफ पेटेंट हो जाती हैं, तो वही दवाइयाँ सब लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिल जाता है, और उनको हम जेनेरिक दवाइयाँ बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि पैरासीटामोल जो है वो एक जेनेरिक कैटेगरी है, और जब उसको एक कंपनी बनाती है क्रोसिन के नाम से, कोई पैनाडॉल के नाम से बनाता है। तो इस प्रकार से कई कंपनियां हैं जिनके अपने जेनेरिक पैरासीटामोल ब्रांड आते हैं, कुछ ब्रांडेड आते हैं और कुछ प्योर जेनेरिक उसमें आते हैं। तो इंडिया में देखिए जो मेन चीज़ है वो जो है जेनेरिक के क्षेत्र में इंडिया इस समय वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, और इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही है। लेकिन कभी कभी आपको ये लगता होगा कि भाई, इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री में शेयर प्राइस नीचे क्यों आ रहे हैं? इनफैक्ट बहुत से सेक्टर में जहाँ ग्रोथ उतनी नहीं है, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
तो ऐसा क्या कारण है? देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 कारण बताता हूँ। देखिए, जब आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर के जो रिज़ल्ट आए थे, स्पेशली जब डॉक्टर रेड्डी के रिज़ल्ट आए, तो आपने देखा रिज़ल्ट के बाद डॉक्टर रेड्डी का जो शेयर था वो 10% गिरा। आपने देखा एलेम्बिक फार्मा का शेयर भी 10% गिरा। रिज़ल्ट के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद से तो एलेम्बिक फार्मा का शेयर ऑलमोस्ट अपने 52 हफ्ते के नीचे स्तर पे लगभग आने वाला है। तो मेन इसका ये कारण था कि ये जो कंपनियां हैं इंडिया की, इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें जो मार्जिन पे ज़बरदस्त दबाव आया। मार्जिन पे दबाव इसलिए आया कि देखिए, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्राइसिंग की जो पावर है वो कम हो गई है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। जो जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गई है। आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। कंटेनर्स नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो बहुत हाई कॉस्ट में मिल गए हैं। इनफैक्ट आपने देखा, जो फार्मास्यूटिकल को की जो पैकेजिंग करी जाती है, चाहे आप किसी दवा को की बॉटल में पैकेजिंग करें या ब्लिस्टर पैकेजिंग करें, वो जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी महंगी हो गई है। और इस प्रकार की जो सप्लाई के इशू चल रही हैं, जो चाइना से हम लोग एपीआई इंपोर्ट करके अपने देश में फॉर्मुलेशन करते हैं और ड्रग बना के एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखिए कई बार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। तो कहने का मतलब, जो कॉस्ट का एस्केलेशन हुआ और प्राइस पे भी एक प्रेशर है। सेलिंग प्राइस तो देखिए एक लेवल के बाद, क्योंकि ये देखिए, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयाँ होती हैं, एक कंट्रोल के क्षेत्र में आती हैं और आप एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो मार्जिन पे दबाव आया, उससे जो है काफ़ी कंपनी के शेयरों में भी दबाव आया है। देखिए, कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में जब कोविड का सेकंड दौर चल रहा था, तो दबा के लोगों ने अपने घर में दवाइयाँ भर ली। जिनको कोविड नहीं था, उन लोगों ने भी कोविड की कई दवाइयाँ एडवांस में खा ली, पैरासीटामोल खा लिया, एंटीबायोटिक्स खा ली। दबा के जो उन्होंने जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाली दवाइयाँ होती हैं, सब ने खाया होगा। बच्चों ने भी खाया, बड़ों ने भी खाया। आपने देखा होगा कि विटामिन की सेल 4-5 गुना हो गई। इनफैक्ट मैं आपको अपने घर की बात बताऊं, मेरे घर में तो अभी भी जो विटामिन की गोलियां पड़ी हुई हैं और एंटीबायोटिक्स, देखिए दुकानदार तो वापस लेता नहीं है, क्योंकि कोविड के समय जब आप दुकानों पे जाते थे तो दवाइयाँ जब मांगते थे तो ये इसी शर्त पे देता था कि ये दवाइयाँ हम वापस नहीं लेंगे। तो स्टॉकिस्ट के पास भी माल पड़ा हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में क्या हुआ है कि एक बहुत ज़बरदस्त एंटिसिपेशन में चीज़ें एडवांस में बिक गई हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी अम्बालाल साराभाई। कंपनी थी क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन जो म्यूको माइक्रोसिस की दवा बनाती थी। जब उसकी तो ये दवाई बिकती नहीं थी, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन उतना इंडिया में था नहीं। लेकिन जब कोविड के बाद ये बड़ा आम हो गया और कई लोगों को होने लगा, तो आप ये देखिए उसके वहाँ शॉर्टेज हो गई और शेयर प्राइस 30 रुपये से 64-65 रुपये तक चला गया। अगर आप कल की प्राइस देखेंगे तो 34-35 रुपये पे वापस आ गया। देखिए, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, स्पुतनिक के लॉन्च को लेकर ज़बरदस्त उसके शेयर में बढ़ोतरी करी गई। देखिए, रशिया में अभी परसों के केस में 1000 केसेस आ रहे हैं पर डे डेथ के। तो देखिए, स्पुतनिक तो रशिया की, उसके बाद आपने स्पुतनिक का नाम ही नहीं सुना इंडिया में। कब आया, किसको लगा, आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोविड का जो प्ले था, उसको लोगों ने एडवांस में खेल लिया। अनाप शनाप शेयरों में बढ़ोतरी हो गई। और अब जो है, चूंकि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, तो लोगों को ये पता चल गया है कि भाई अब उतनी दवाइयाँ अभी नहीं बिकेंगी, और उस एंटिसिपेशन में शेयर प्राइस जो है फार्मा कंपनियों के गिर रहे हैं। सो दोस्तों, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, और देखिए टीवी चैनल पे तो कुछ नहीं बताते, कारण तो वो बताते नहीं है, क्योंकि उन्हें तो टीआरपी चाहिए। टीआरपी में एक्साइटिंग चीज़ें बताएंगे, कारण बताएंगे तो उनको लगेगा कि काफ़ी बोरिंग चीज़ें बता रहे हैं। कारण देखिए क्या है कि अमेरिका में जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, उन पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बिल लाने वाला है। इनफैक्ट वो बिल बहुत जल्दी आने वाला है और उनकी प्राइस कंट्रोल होने जानी है। इनफैक्ट आपको बता दें कि जो प्राइस अमेरिका में उन दवाइयों का है, वो जो सेम कंपनी कनाडा में, फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में 1/3 दाम पे बेचती है। कहने की मतलब, अगर उसको ब्रिटेन में 100 रुपये में बेचा जाता है, तो अमेरिका में वो दवाई 300 रुपये में बिकती है। और अमेरिका में इतनी महंगी दवाइयाँ हैं वो, और ये सारी दवाइयाँ वो हैं
जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए हैं, वहाँ पे देखिए कई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, उनकी दवाइयाँ हैं और उनको आम अमेरिकन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। कई लोग तो अगर 30 दिन की दवाई लिखी जा रही तो 15 दिन ही खा रहे हैं, कई लोग गोली को तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। इनफैक्ट दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर जो बाइडन। तो वहाँ की जो सरकार है, इनफैक्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत सीरियस था, वो भी ये बिल लाना चाहते थे कि भाई जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं उनको जो है कंट्रोल के दायरे में लाया जाए। देखिए अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ मिलिट्री का रूल है या कोई कम्युनिस्ट रूल है कि आपने किसी का कान पकड़ के उसको सही कर दिया। वहाँ चीज़ें एक डेमोक्रेटिक वे में होती हैं। अगर दवाई की कंपनियाँ नहीं मानेंगी तो जो भी रेगुलेशन होगा वो एक मार्केट सिस्टम के थ्रू भी कोशिश की जाती है सबसे पहले। तो देखिए वहाँ पे जो अमेरिका में ये बातें चल रही हैं कि जो अमेरिका में जैसे एक सोशल मेडिसिन आपका हेल्थ केयर का जो सिस्टम है मेडिकेयर के नाम से, देखिए वो फेडरल सिस्टम में उनमें क्या है, एक कानून है कि भाई आप सारी चीज़ों के तो प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है उनके प्राइसेस आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी नया लेजिस्लेशन लाकर इसको चेंज किया जा रहा है और जो अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत मेडिकेयर स्कीम जो है, जो वहाँ के आम नागरिकों के लिए है, उसके तहत ये जो फेडरल सिस्टम अमेरिका का, उन्होंने मेडिकेयर को बोला है कि आप इन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के जो है बल्क परचेज के लिए प्राइस नेगोशिएट करो और दूसरे कंट्रीज से भी इनको इंपोर्ट करने की कोशिश करो। तो दोस्तों क्या होगा कि जब देखिए अमेरिका, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं इंडिया में फार्मा की जो अमेरिकन बिजनेस पे ही डिपेंड करती हैं। तो जब देखिए अमेरिका में प्राइस कंट्रोल होगा तो नेचुरली है कि जो दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ भी प्राइसेस गिरेंगी। तो उन प्राइसेस के बेसिस पे कभी आप देखिए कोई आइटम जब लग्जरी बिकता है तो जो मिडिल केस के आइटम होते हैं वो भी देखिए उनकी जो प्राइसिंग होती है वो लग्जरी आइटम्स के आधारित ही की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार है लग्जरी सेगमेंट की, तो जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं वो एक लेवल में देखिए प्राइसिंग, उससे आप अंदाज़ा लेकर ही आप प्राइसिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑल मेडिसिन प्राइसिंग पर इसका असर आएगा। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और जब ये बिल पास होगा तो देखिए उस दिन थोड़ी सी खलबली तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मचेगी। तो उस बिल को आने, कभी भी ये बिल देखिए पास हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है और जब जिस दिन ये एक्चुअल में आएगा उस दिन आप देखेंगे कि काफ़ी जो है थोड़ा सा भूचाल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा हल्ला गुल्ला इंडियन फार्मा इंडस्ट्री सेक्टर में आपको और दिखेगा। और इसी के एंटिसिपेशन में भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि पहले देख लें कि इस इवेंट का, देखिए फार्मा सेक्टर की जो अमेरिका में लॉबी है वो बड़ी स्ट्रांग है। तो बहुत दिनों से ये कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है क्योंकि देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको चाहता था। तो ये एक मेजर कारण है जिसके एंटिसिपेशन में अभी प्राइसिंग पे प्रेशर है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं एक बार ये इवेंट निकल जाए। तो दोस्तों ऐसे मौके पे देखिए स्टॉक पिकिंग जो है थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन बहुत से शेयर अपने अट्रैक्टिव लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन देखिए जब शेयर गिरते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं बियर फेज में ना चला जाए फार्मा, तो आपको बड़ा चूज़ी रहना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किन शेयरों पे ध्यान दें। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।